आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेडिवियल हिस्ट्री हमने शुरू कर दी है, लेकिन मेडिवियल हिस्ट्री को शुरू करने से पहले दो तीन बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कल कुछ लोगों को ऑडियो की प्रॉब्लम हुई थी। यार, मैं अपने 3 माइक यूज करता हूँ। एक है मेरा ब्लू येती का, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कल एक और ऑर्डर किया है स्नोबॉल का, अभी मैं उसे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक है मेरे पास रोड का, वो वायरलेस है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑडियो की, वैसे मुझे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, ये पेड कोर्स का पहला लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री का, तो मैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो लोग कोर्स में एडेड है वो टेलीग्राम पे बताएं, जो पेड ग्रुप बनाया है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी। इसकी आंसर राइटिंग मैं एक साथ कराऊंगा। मुझे पता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी की बची है और हिस्ट्री की बची है। आंसर राइटिंग में एक साथ सबका वो अलग ही कोर्स ही बना हुआ है, ठीक है, आंसर राइटिंग का। तो मेडिवियल हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। आपको बताइए कि हिस्ट्री हम 3 में बांटेंगे। मतलब हम क्या, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। मेडिवियल एंशिएंट हिस्ट्री में 13 लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। मेडिवियल हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि टोटल 20 लेक्चर्स होंगे और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ हम और भी बात बहुत कुछ देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवियल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री और एक आर्ट एंड कल्चर है। तो ये पांचों हमको देखना है। तो अभी हम मेडिवल हिस्ट्री पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आगे ही बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिलेबस की बात करें, अच्छा ये ठीक है, यहीं पे सिलेबस की बात करते। अरे रुक जाओ सब चीजें खराब ही हो रही हैं। तो देखिए, मेडिवल हिस्ट्री का जो सिलेबस है भारत में, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, इसमें सबसे पहले 750 से लेकर 1200 तक बात करेंगे। मेडिवियल हिस्ट्री के इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मैंने जो सोर्स लिया वो सतीश चंद्रा, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट। सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए मेडिवियल हिस्ट्री के लिए, वो एनफ है। वैसे तो मैंने बहुत यूट्यूब पे इतने सारे फ्री लेक्चर्स है, बट हमको यूपीएससी में उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। और भी कुछ सोर्सेज हैं। तो 750 से 1200 एडी तक हम इस पूरे के पूरे एज को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपके प्रतिहार्स आ गए, पालाज आ गए, ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट आई, सेनाज आ गए, राजपूत, पल्लव, चालुक्यास, राजकटा, सब, फ्यूडलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, एवरीथिंग वी विल लुक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 750 बाई 732 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को इन्वेड किया। तो हम अर्ली मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे, जिसमें हम अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ घोरी। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट 1206 का पीरियड। हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू यहां से, मेन दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे पूरा का पूरा। देन मुगल्स की बात करेंगे, राजपूत एंड मुगल्स की बात करेंगे। और उसके बाद जो नॉर्थ इंडियन एम्पायर बीच में स्टैब्लिश हुए थे ना, शेरशाह सूरी और ये, तो उसकी बात करेंगे। फिर मुगल्स आएंगे और उसके बाद मुगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट अकबर है। तो अकबर की पॉलिसी क्या थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वो कैसे उसने एक्सपैंड किया। देन उसके बाद डेक्कन सल्तनत आएगी इसी दौरान, कंटेम्प्रेरी, समकालीन। उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, जहांगीर एंड ऑल, कैसे मुगल्स आगे बढ़े। मराठा एम्पायर की बात करेंगे, विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे। और फाइनली फिर हम जब लास्ट में एक ग्लिम्स देंगे कि यूरोपियंस कैसे आए। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस का एक ढांचा है। सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ भी होगा इसमें, इकोनॉमिक लाइफ पैटर्न एंड प्रोस्पेक्ट, एवरीथिंग वी विल कवर इन डेप्थ। समझ गए? वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, आपको पता है कि 7 साल के पेपर्स मैंने लगवाए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि इतने सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी 1 या 2 सवाल तो रहते ही रहता है। प्री में तो रहेगा, मेंस में एज सच इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कब कब सवाल पूछे गए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मेडिवल हिस्ट्री एक वो है, मतलब एक कनेक्शन है। आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, अब ठीक है, वरना आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरा इतिहास पढ़ना है भाई, वरना कनेक्ट कैसे कर पाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, और मेडिवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आर्ट एंड कल्चर मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके,
तो हमको उसी हिसाब से लेके चलना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना मेडिवल हिस्ट्री। मेंस में दोस्तों सच में मेडिवल हिस्ट्री से सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे गए। 2013 से लेकर अभी तक तो लगभग ना के ही बराबर है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला चैप्टर है ये, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया में चेंजेस हुए और उसका असर भारत पे पड़ा। तो आपको पता है कि एशियन हिस्ट्री तक एशियन हिस्ट्री में हमने 8th सेंचुरी के लगभग बात कर ली थी। अब 8th सेंचुरी के बाद यूरोप और एशिया दोनों ही जगह चेंजेस हुए, सब कुछ बदल गया। यूरोप और एशिया रिलेशनशिप भी बदल गया। सबसे पहले तो भाई एक नए धर्म का उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, जिसकी वजह से यूरोपियंस को बड़ी मार खानी पड़ी। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो ट्राइब्स हैं उनका भी, नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। भाई पूरे के पूरे इधर जो ईस्ट रोमन एम्पायर था उसको तो खत्म ही कर दिया। रोमन एम्पायर इतना बड़ा था, एक पार्ट को खत्म कर दिया, एक पार्ट बचा रहा जिसको बाइजेंटीन एम्पायर बोला जाने लगा, है कि नहीं। तो ये डेवलपमेंट जो हुए हैं इसका इंडिया पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्योंकि हम देखिए, हमने आपको बताया था ना कि भारत, इधर रोमन एम्पायर के कॉइन्स भारत में मिलते। तो ऐसा कैसे? क्योंकि हम उनसे ट्रेड करते थे। भारत का जो सामान था वो रोम में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, है कि नहीं। यूरोप, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, आपको पता ही है, और 2500 साल पहले, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पायर है, बहुत पहले से चलता चला आ रहा था। रोमन एम्पायर में डेमोक्रेसी भी थी, रोमन एम्पायर में सोसाइटी का डिवीजन भी था। लेकिन 6th सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर दो में टूट गया। वेस्टर्न पार्ट जो है, जिसकी रोम कैपिटल थी, इधर जर्मन और स्लाव जो थे, ये ट्राइब्स में थे, लगातार रेड करते थे। रशिया से आते थे, रशिया जर्मनी से मार पीट के चले जाते थे। तो ये कोलैप्स कर गया। जो ईस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का, वही बचा रहा, जिसको बाइजेंटीन एम्पायर बोला जाने लगा, जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपोल। यही बचा रहा, बाकी इधर तो बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, तो इसी एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर बोला जाने लगा, जिसमें यूरोप तो था ही था, साथ ही साथ टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट ये भी था। लेकिन रोमन एम्पायर वीक हो गया। ऊपर से अब अरब्स का भी उदय होगा, और ये बड़े ताकतवर थे, यूनाइट थे, और एक के बाद एक ये आगे बढ़ते गए, रुके ही नहीं। ये चीज है। बाइजेंटीन एम्पायर एक तरीके से ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन और अरब वर्ल्ड के बीच में ब्रिज का काम किया, इसने पुल का काम किया। कैसे? अभी हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, यही रोमन एम्पायर जो है वो टूट गया था। ये वाला जो पार्ट था, एक मिनट, ये जो माइटी रोमन एम्पायर है, ठीक है, ये इधर वाला पार्ट जो बचा और इधर वाला, इसी को बाइजेंटीन एम्पायर बोला जाने लगा, और इधर पार्ट खत्म हो गया। क्योंकि देखिए पहले पूरा यूरोप ही रोमन एम्पायर था। आज का जो यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, ये रोमन, माइटी रोमन एम्पायर था। लेकिन वही है ना कि लगातार इधर रेड्स की वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई। तो इट एक्चुअली डिसअपीयर्ड इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी। कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो टर्क्स के पास चला गया। खैर ऑटोमन एम्पायर, देखिए 13th सेंचुरी आते आते 1453 में जब ऑटोमन्स का उदय हुआ, तब तो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर ही कोलैप्स हो गया। रोमन एम्पायर अगर आप बाइजेंटीन एम्पायर को भी मिला दे तो लगभग 1300-1400 सालों तक चला है। लेकिन जैसे ऑटोमन्स है वो सब खत्म कर दिया। ये चीज है। अब उसके बाद जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, जो शहर थे वेस्टर्न यूरोप से डिसअपीयर होने लगे। अब देखिए ट्रेड बहुत बढ़िया होता था, है ना, जमीन से ट्रेड होता था। अब देखिए इसी ने ही रास्ता खोला, भाई जमीन से ट्रेड होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ऑटोमन्स का कब्जा हुआ तो ये जमीन, ये वाला जो ट्रेड था ना, ये बंद हो गया, इनके पास पूरा का पूरा आ गया। तो अब भाई समुद्र से रास्ता खोजो, तभी सारे के सारे यूरोपियन समुद्र के रास्ते से भारत आए। ये चीज है। तो जैसे ही वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, बहुत बुरी हालत हो गई। एक समय पे जो बहुत शानदार शहर हुआ करते थे वो मिट्टी में मिल गए, और इसको डार्क एजेस बोला गया हिस्टोरियंस द्वारा। 10th सेंचुरी के बाद ट्रेड जो है वो शुरू होता है। याद रखिएगा, ये हम
इधर वेस्टर्न वाले की बात कर रहे हैं, बाइजेंटीन एम्पायर तो वैसे ही था। और उसके बाद 10th सेंचुरी के बाद चीजें ठीक होना शुरू होती है। वैसे तो आपको बता दो कि यूरोप में 6 से लेकर पूरा 14th सेंचुरी तक इसको डार्क एजेस ही बोले जाते हैं। ठीक है, हुआ क्या ना कि क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, अच्छी बात है, क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, लेकिन धीमे धीमे कैथोलिक्स के पास सत्ता जाने लगी। पोप बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि राजा को पोप की अथॉरिटी की जरूरत थी कि भाई अगर पोप बोलेगा तभी हम राजा हैं। एक अजीब व गरीब तरीके का नेक्सस, जिसकी वजह से लोगों को धर्म में बांध दिया गया कि अगर तुम धर्म के खिलाफ गए तो तुम मार दिए जाओगे, तुम कुछ भी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो लगभग 800 सालों तक समझ लीजिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर आता है हमारा रिनेसा पीरियड। ठीक है, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, ये सब के सब, और फिर एक क्रिश्चियनिटी भी कट गई। प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियनिटी दो में डिवाइडेड है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स ओरिजिनल से, प्रोटेस्टेंट जो प्रोटेस्ट किया, जो प्रोटेस्ट करके क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो 10th सेंचुरी के बाद चीजें फिर से ठीक होने लगी और 12th और 14th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप जो है अगेन वहां पे हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी आने लगी। तो वही था कि अभी वेस्टर्न यूरोप खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद, मतलब 400 साल लगे लगभग, और 14th सेंचुरी आते आते यहां पे चीजें वापस सामान्य होने लगी। याद रखिएगा कि इसमें हम देख क्या रहे हैं, ये अभी हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, फिर इसके बाद देखेंगे भारत पे कैसे असर पड़ा। अभी आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री हमको, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इसको थोड़ा कवर करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। ठीक है, तो यूरोप से ही शुरू करेंगे क्योंकि रोमन एम्पायर सबसे बड़ा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 14th सेंचुरी के बाद शुरू होता है रेनेसा पीरियड। इधर मार्टिन लूथर किंग आए, अरे यार पीछे चलो, मार्टिन लूथर किंग आए, अरे सॉरी मार्टिन लूथर आए। मार्टिन लूथर किंग तो अमेरिका के थे, वो तो बाद में आएंगे। उन्होंने चर्च के बाहर वही 100 सवाल दाग दिए कि भैया इन सवालों का जवाब दो। ये जो कैथोलिक्स या ये जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? दिमाग खराब होगा चर्च का। भैया उन्होंने पूरा फरमान जारी कर दिया, पकड़ के लाओ इसे। लेकिन यही तो बात है ना, यही तो बात है, लोग साथ देने लगे क्योंकि लोग जो है बहुत परेशान थे। और तभी तो रेनेसा पीरियड आया, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण जिसको कहते हैं। तो एनलाइटनमेंट, प्रबोधन काल, कि लोग यहां पे अब साइंस की बातें करने लगे, अब लोग यहां पे नेचुरल जस्टिस की बातें करने लगे, अब लोग यहां पे लोगों को राइट बताने लगे। जो फिलोसफर्स थे, बड़े बड़े दर्शन शास्त्री, साइंटिस्ट बताने लगे कि भाई देखो धर्म तो ठीक है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन आपके राइट्स अपनी जगह है भाई। धर्म ने आपको बांध दिया है। औरतों को कुछ भी, दोस्तों आपको बता दो कि औरतों की हालत इतनी बुरी थी कि क्या बताएं। एनसीईआरटी में मैंने आपको औरतों के बारे में एक पूरा लेक्चर लिया था कि औरतों की हालत, मतलब उनके जो कपड़े थे, जो कपड़े भी पहनती थी वो भी अपने मन के वो नहीं पहन सकती थी, ऐसा हिसाब किताब था। और उसके बाद इटली से शुरू हुआ। इटली में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, पादुआ, मिलान, ये सब, यहां पे जाते लोग, पढ़ के आते और उसके बाद अपनी टीचिंग्स को फैलाते, जिसकी वजह से रेनेसा पीरियड आया और नए यूरोप की शुरुआत हुई। फिर अब साइंटिस्ट आएंगे, अब दर्शन शास्त्री आएंगे, और इंग्लैंड जो है वो इन सबके लिए वो बना। मतलब क्या था ना कि देखिए, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये तब कैथोलिक स्टेट्स थे, मतलब ये पोप को ज्यादा मानते थे। रोमन एम्पायर का इनका बहुत 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 इंफ्लुएंस था, ठीक है, बहुत, रोम का। तो ये काफी ज्यादा, क्योंकि रोमन एम्पायर के बाद ना ये अभी रोम जो है, मतलब जो आज का इटली आपको दिख रहा है, वो 4 में बट जाएगा। फिर बाद में 1871 में इटली जो है यूनिफिकेशन, उसका यूनिफिकेशन होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे चीजें बदली, लोगों का आना शुरू हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म हमने भारत में भी देखने को, हमने बताया था कि गुप्ता एम्पायर के बाद जब फ्यूडलिज्म फैला तो वो बहुत बड़ा कारण बना था पतन का। जमीन दे देते थे, यहां पे जमीन दे देते थे, हालांकि फ्यूडलिज्म यही यूरोप से ही आया है। जमीन दे दी और उसके बाद इन्हीं जमीन पे, जिनको जमीन दी जाती थी, भाई सैलरी के बजाय जमीन दे दी। उससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको कोई बोले कि भाई तुमको सैलरी नहीं देंगे, तुमको हम बढ़िया सा 4 BHK फ्लैट दे दे रहे, मजा आ जाएगी आपको। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही जमीन पे क्या करते थे ये लोग जो हैं, ये अपनी छोटी सी सेना बना के धमकाते थे और फिर एक पूरी अलग ही डायनेस्टी शुरू हो जाती थी। तो ये जो नई टाइप की सोसाइटी थी, जो नया सिस्टम था, जो वेस्टर्न यूरोप में
शुरू हुआ उसको बोला गया फ्यूडलिज्म, ये जो न्यू ऑर्डर था। तो ये हिसाब किताब है। इस सोसाइटी में क्या था, चीफ सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, जो मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स वर दी चीफ। इनको बहुत बड़ा लैंड दिया जाता था और ये सरकार में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक वैसे ही है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक लैंड दे दिया, मैंने कहा भाई जमीन दे दी, तुम खुश रहो। फ्यूडल लॉर्ड्स, देन देयर आर फीफ्स, राइट। तो फ्यूडलिज्म वैसे लैटिन वर्ड फ्यूडम से ही डिराइव हुआ है। तो ये हिसाब किताब है। अब इसमें जो राजा होता था वो एक बहुत, राजा सबसे ऊपर होता था राजा, ठीक है। और शुरुआत में तो राजा के पास पूरी अथॉरिटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा मोनार्की और ज्यादा ताकतवर होती गई। चीफ की पावर को लिमिट किया जाने लगा, क्योंकि उनको पता था ना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये चीफ जो करते थे, जो इनको लैंड ग्रांट दिया जाता था, ये बाद में राजा से ही विद्रोह कर देते थे। तो इसीलिए एक स्ट्रांग मोनार्की की सेंट्रलाइजेशन की जरूरत थी। तो इसीलिए एक कोशिश की गई कि भाई ये जो चीफ है इनकी पावर को लिमिट किया जा सके। अब कैसे लिमिट करेंगे? इन चीफ को बुलाया जाता था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को बुलाया जाता था, ठीक है। और उसके बाद राजा बोलता था कि भाई सुनो, अगर यहां पे रहना है तो मोदी मोदी कहना है, मतलब राजा राजा कहना है। तुम शपथ लो कि तुम लॉयल रहोगे, तुम हमारे वैसाल रहोगे, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम हमारे अंडर रहोगे। हम तुम्हारे लैंड को रिकॉग्नाइज करेंगे, बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे, तुम्हारा है, तुम ही इसके फीफ हो, ठीक है। लेकिन बदले में तुमको सर्विस हमको देनी पड़ेगी। तो ये मान जाते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लड़ाई होती ना, कॉन्फ्लिक्ट होता, लोग मरते, लैंड जाता, दिक्कत रहती, और क्या पता यही चीफ जो है वो जीत जाते। तो वही है कि अब से तुम हमारे फीफ्स। चीफ जो है बोलता था ठीक है, ओके सर। उसके बाद एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता था। एक बहुत बड़ा लैंड, जैसे मान लीजिए कि एक पूरा शहर दे दिया। अब वो शहर है चीफ का, वो फ्यूडल लॉर्ड का। अब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। फर्दर इसको सब चीफ में दे कि भाई तुम देखो इसको। तो ये चीजें होने लगी। अब यही जो फ्यूडल सिस्टम है, दिस फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। यहां पे जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो बड़े लोगों जिनको लैंड दिया जाता था, यही डोमिनेट करते थे। राजा वाजा एकदम साइड में, धीमे धीमे राजा एकदम साइड में हो गया था, डोमिनेशन इनका था। और एरिस्टोक्रेसी भी हेरिडिटरी थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आउटसाइडर्स नहीं थे यहां पे। भारत के फ्यूडल सिस्टम में, सामंतवाद में, और यूरोप के फ्यूडल सिस्टम में हमको काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। हाँ, हर चीज में, हर कल्चर में सिमिलैरिटी। देखिए सिस्टम तो वही होगा ना, नाम अलग अलग होंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम इन्होंने लिए हैं, लेकिन काम वही रहा। तो दो फीचर यहां पे हमको देखने को मिलते हैं। पहला सर्फडम, सर्फ्स, फीफ और सर्फ। फीफ वही जिनके पास लैंड होता था, सर्फ्स उनके नौकर। सर्फ एक पेजेंट होता था। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा लैंड है और मैंने वो लैंड, अब भाई मुझे वो जमीन किस काम की, अगर वो मैं उसका कैपिटलाइजेशन ना कर पाऊं, अगर मैं उसको यूज ना कर पाऊं, समझे, तो मैं उस जमीन को यूज करता था। कैसे यूज करूंगा? मैं पेजेंट्स को बुलाता था जिनको जमीन की जानकारी है। अब वो क्या करते थे, वो यहां पे काम करते थे, वो यहां पे काम करेंगे, लेकिन वो यहीं पे ही मरते दम तक काम करेंगे। अगर मैं उनको परमिशन नहीं दूंगा तो वो कहीं नहीं जा सकते। ये एक तरीके की स्लेवरी है। तुम काम करोगे, मरते दम तक काम करोगे, और जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तब तक कहीं नहीं जाओगे। तो ये था सर्फ, जिसको जो काम करते थे। ये फ्यूडलिज्म में बड़ा काला इतिहास है ये। एंड देयर वाज द सिस्टम ऑफ मैनर। मैनर क्या होता था? बंगले, खूब बड़ा कासल या हाउस होता था जहां पे लॉर्ड रहता था। बहुत यूरोपियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, आपने मूवीज में भी देखा होगा। ये जो लैंड है, ये अब ये खूब बड़ी इनकी एस्टेट होती थी, खूब बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, जमीनी जमीन, फर्टाइल जमीन। तो इसको कल्टीवेट किया जाता था, लेकिन कौन? लॉर्ड थोड़ी ना कल्टीवेट करता था,
सर्व्स कल्टीवेट करते थे, जो पेजेंट्स होते थे, और बदले में इनको कुछ नहीं मिलता था। तो लैंड जो है वो लॉर्ड का था, और लैंड जो है, जो लॉर्ड है, वो लैंड इन सर्व्स को भी देता था, आपको ये भी बता दूं। और बदले में ये जो सर्व्स हैं, इस लैंड के बदले लॉर्ड को फीस देते थे, और बदले में लॉर्ड जो चाहे वो काम करवाता था। लॉर्ड जो होता था वो यहां का सर्वे होता था, लॉ, ऑर्डर, जस्टिस सब इसके पास होता था। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये सर्वडम का जो सिस्टम था और मैनर सिस्टम था, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बस यही फ्यूडलिज्म है, और दीज आर दी वाइटल पार्ट्स। और जहां पे भी आप जाएंगे, भारत में भी यही दो चीजें ही हैं। भारत में भी यही होता था, एक बड़ा लैंड और उनको दे दिया, किराए पे दे दिया, तो पेजेंट्स को, या फिर वो उन्हीं के डायरेक्ट अंडर काम करते थे। ये चीज भारत में सर्वडम हमको देखने को नहीं मिलता है, मैनर सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता, नाम अलग है, लेकिन लोकल लैंडेड को सामंताज बोला जाता था, सामंतवाद, है कि नहीं। अब यहां पे भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स करते थे उधर पे सेम इनकी पावर थी, और पेजेंट्स अगेन इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो वही मैं बता रहा हूं कि भले ही नाम अलग अलग है लेकिन काम एक है, और ये पूरी दुनिया में चल रहा था। और भैया फ्रीडम मिलती ही नहीं थी, तुम फ्री नहीं हो सकते जब तक तुम हमसे ना पूछो। 14th सेंचुरी आते आते, 9th सेंचुरी में प्रॉपर्टी डेवलप हो, 14th सेंचुरी आते आते ये खत्म हो गया। लेबर ड्यूज जो थे, सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज बाय द पेजेंट्स, इट एक्चुअली डिसअपीयर्ड, क्योंकि भाई अब वही है ना, रिनेसा पीरियड आने लगा। अच्छा, सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर यही है कि भाई फ्यूडल सिस्टम जो यूरोप में था, वहां पे मिलिट्री, वो मैंने बताया था ना कि ये अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे। ये फ्यूडल सिस्टम का एक बहुत ही टिपिकल सिंबल होता था। नाइट्स आपने सुना होगा, घोड़े पे तलवार लेके, आर्मर्ड बिल्कुल घूमते थे ना, कैवलरी वॉरफेयर जिसको बोला जाता था। 8th सेंचुरी से ही शुरू हुआ और ये बहुत पावरफुल रहा। जो चीफ होता था, जो आर्मी का चीफ विंग होता था, हेवी और लाइट इन्फेंट्री, लॉन्ग स्पीयर, शॉर्ट स्वॉर्ड्स, घोड़े, तगड़े घोड़े यूज होते थे टू ड्रॉ दी शैरियट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था फ्यूडल सिस्टम का। अब देखिए, इन लॉर्ड्स के पास अपनी मिलिट्री, बड़ी ताकतवर मिलिट्री आ गई है, ऐसी वैसी भी नहीं, पूरी प्रॉपर कैवलरी आ गई, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। अब ये देखिए कि मोड ऑफ वॉरफेयर क्या था। ये तो बात हुई यूरोप की। अब ये बदला, कैसे बदला? जब अरब्स आए। जैसे ही अरब्स आए, मोड ऑफ वॉरफेयर पूरी तरीके से चेंज हो गया। अरबी घोड़े तो भाई बहुत 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 ज्यादा फेमस होते हैं, आपको बताइए। कहते ना कि अरब से घोड़ा, अरबी घोड़ा तो भारत में भी बहुत पसंद किया जाता था। यही घोड़े तो जंग जिताते थे ना। तो घोड़ों का भी हम योगदान जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अरब्स एक्चुअली हैड अ लार्ज सप्लाई ऑफ हॉर्सेस। इनके मूवमेंट बहुत ही स्विफ्ट होता था। इनके ऊपर जो धनुर्धारी है वो बैठे होते थे। और इन्फेंट्री अब बेकार, कि पैदल सेना की अब कोई काम ही नहीं भाई। जब घोड़ों पे ही तुम जाके ऐसी की तैसी कर सकते हो, तहस नहस मचा सकते हो, तो क्या जरूरत है पैदल सेना की? हटाओ पैदल सेना, बेकार, वो खाली मरने के लिए यूज होते थे और कुछ नहीं। ये चीज है। तो ये एक नया मोड ऑफ वॉरफेयर आया जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म और फैला। अब राजा को पता चल गया कि भाई देखो, राजा की अब देखिए पोजीशन डाउन होने लगी है कि भैया हमको अगर मिलिट्री चाहिए तो हमको इन फ्यूडल लॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। नो किंग कुड होप टू मेंटेन आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज द लार्ज बॉडी ऑफ कैवलरी नीडेड। क्योंकि भाई उनको देने के लिए आपको घोड़े चाहिए, आपको आर्मर चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स इतने ज्यादा ताकतवर हो गए तो राजा की बैंड बजना शुरू हुई। तो आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्या हो गई। अब फीफ होल्डर जो थे कि भाई देखो तुम ही मेंटेन करो। अब ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक डोमेन है। कैसे खतरनाक डोमेन है? आपके घर में आप सर्वा हो, लेकिन ऊपर का पोर्शन आपने किसी को दिया और बड़ा ताकतवर है वो, आपने दिया कि भाई तुम यूज करो। अब वो उसने क्या किया ना, वहां पे वो अपने लोगों को ले आया, है ना।
और ताकतवर लोगों को ले आया। अब उसके बाद क्या होगा कि वो इतने ताकतवर हो जाएगा कि वो एक टाइम पे आप ही को बाहर निकाल देगा घर के। यही होता था। ये जो डायनेस्टी का, ये आप देखेंगे ना कि जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स आए हैं, इनको यही जमींदार में दी, भारत में तो यही हुआ है, जमींदार में दी जाती थी और उसके बाद यही बड़े ताकतवर हो जाते थे। तो भाई अब राजा बोलता था कि भैया देखो, तुम ही जो है ये कैवलरी मेंटेन करो। अब देखिए अभी तक क्या हुआ। अभी तक राजाओं ने लैंड मतलब जमीन को दान देना शुरू किया। फिर राजाओं ने बोला कि तुम हमारे लॉयल रहोगे। अब इनकी खुद की आर्मी हो गई है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, बहुत बड़ी आर्मी, कैवलरी हो गई है। सो कैवलरी वॉरफेयर इट एक्चुअली बिकेम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर। ये चीज है। देन दो इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सबसे पहले तो आयरन स्टिरअप। आयरन स्टिरअप जो होता था, वो होता था ना, आप वो जो क्या कहते हैं उसको, ऊपर अरे जो घोड़ों के ऊपर आप बिछाते हो ताकि आप नीचे ना गिरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता था। घोड़ों की पीठ पे डालते हो और उसके बाद पैर जो है फंसा लेते हो उसमें, आप गिरते ही नहीं थे, मस्त आपके पैर ब्लॉक। सो इट एक्चुअली बिकेम, ये दो इन्वेंशंस ने कैवलरी वॉरफेयर को अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। अरे बाप रे वाह, क्या बात है। फिर उसके बाद कुछ भी हो, कैसी भी लड़ाई आप कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये चीज है। सेकेंड इन्वेंशन क्या था? हार्नेस। ये हार्नेस क्या करता था, घोड़ा जो है वो अपने से, मतलब जितना वो खींच सकता था उससे दुगना अब खींच सकता था। ये एक ऐसी तरीके का हार्नेस था कि इट एक्चुअली अनेबल्ड हॉर्स टू ड्रॉ द ट्वाइस अमाउंट ऑफ लोड इट पुल्ड अर्लियर। पहले अगर थोड़ा सा खींच सकता था लोड, अब वो दुगना ज्यादा खींच सकता था। तो ये दोनों जो इन्वेंशन हुए यूरोप में, ये कमाल के रहे। ये भारत में भी आए 10th सेंचुरी में। वही मैंने बताया, ट्रेड होगा ही होगा, और जो यूरोप में आएगा वो भारत में भी आएगा। अब ये मिलिट्री इन्वेंशंस। अब मिलिट्री इन्वेंशंस का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन होगा। तो बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोप में फ्यूडलिज्म ग्रो हुआ। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स आल्सो 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी आते आते तगड़ी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आई। अब राजा के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप फ्यूडलिज्म जो है 8th सेंचुरी से शुरू होते होते 11th सेंचुरी आते आते फ्यूडलिज्म बड़ा ताकतवर हो गया। अब ये राजा के कंट्रोल में चले गए, मतलब राजा के कंट्रोल से बाहर अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो पैटर्न था ये पूरी तरीके से बदल गया। ऊपर से क्रिश्चियन चर्च, राजा को चर्च की भी अथॉरिटी होने लगी। राजा अपने डिवाइन स्टेटस बताता ना कि भाई जो मैंने बोल दिया वही तुमको मानना है, मैं भगवान हूं, उसी का ही मसीहा हो। तो ये स्टेटस ये कौन देगा सर्टिफिकेशन? ये देगा चर्च, ये पोप देगा। तो क्रिश्चियन चर्च की भी वजह से यूरोपियन में मेडिवियल पीरियड जो है वो चेंज हुआ। ग्रीक और ऑर्थोडॉक्स चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, बाइजेंटीन एम्पायर में हमको देखने को मिलता, रशिया में भी ऐसे ही। कैथोलिक चर्च जो है वही भाई सरकार बन गया था। कैथोलिक चर्च पूरे डिसीजन यही लेता था, जो कैथोलिक चर्च आपको ये करना, ओके, ऐसा हो गया था राजा। पोप जो है वो कैथोलिक चर्च का हेड होता था। ये रिलीजियस हेड नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल और मॉरल अथॉरिटी भी थी। जो ये फरमान जारी करता था वो राजा को भी मानना होता था, क्योंकि लोग पोप ही को भगवान मानते थे। क्योंकि उस समय कुछ नहीं पता था लोगों को कि साइंस क्या है। उस समय तो ये बोला जाता था ना कि भाई धरती के इर्द गिर्द सूरज उगता, तो वो सब ये भी मानते थे कि हाँ यही सही है। तुमने पाप किए हैं, हेरेसी, तो तुम हमारे पास आओ, चर्च के पास आओ, अच्छा खासा पैसा दो और तुम्हारे पाप हम धोएंगे। बहुत करप्ट प्रैक्टिस हो गई थी। बाद में जब रिनेसा पीरियड आया तब लोगों को पता चला अच्छा हमारे ये अधिकार है, वरना लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि लोग समझते थे नहीं। तो पहला तो था फ्यूडलिज्म, अब दूसरा ये क्रिश्चियन चर्च, जिसकी वजह से मेडिवल हिस्ट्री जो है वो चेंज हुई। भारत में भी हमको देखने को, वेस्ट एशिया, भारत में भी एज ऑफ रिलीजन देखने को मिलता है। अब धर्म जो है, धर्म को यूज किया जाएगा किसके लिए? पावर और इन्फ्लुएंस के लिए। यह चीज है। बहुत सारे मोनास्टिक ऑर्डर भारत में भी, और मोनास्ट्री जो है उनको सेटअप की जाएगी। क्यों? लैंड ग्रांट, ब्रह्मदेव, साउथ में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिया जाता था रिलीजियस पर्पस के लिए,
उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता था कि जाओ तुमसे कोई हम टैक्स नहीं लेंगे। बुद्धिज्म, कितने बुद्ध मॉन्क्स को पूरी की पूरी गुफाएं दान दे दी जाती थी, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अपनी मोनास्टिक ऑर्डर्स जो करना है वो करो। ये चीज है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब राजा के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ काम करते थे ना, ये नीडी और पुअर को भी सर्व करते थे। ये मोनास्ट्रीज मेडिकल हेल्प भी देते थे, शेल्टर्स भी देते थे। ये एक तरीके का, ये जो मोनास्ट्रीज ये आजकल का होटल ही तो है। आप जा रहे हो, खैर होटल इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन जो भी मॉन्क्स है, जहां मोनास्ट्री है, वहां पे ठहर जाते थे। एजुकेशन और लर्निंग के सेंटर्स थे। और कैथोलिक चर्च भी, इट एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। कुछ मोनास्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी और वो अब फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बिहेव करने लगी। अब वही है कि जब बहुत ज्यादा असंतोष होगा लोगों में, तो लोग उठ खड़े होंगे, इंटरनल प्रॉब्लम होगी ही, कॉन्फ्लिक्ट होगी ही। तो कई बार ऐसा होता था, इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलती थी, रूलर्स और पोप की, दोनों की, लेकिन इसमें पोप ही जीतता था। अरब वर्ल्ड की बात करते हैं। ये तो यूरोप की बात हो गई कि यूरोप में क्या हिसाब किताब चल रहा था। अरब वर्ल्ड, इस्लाम का उदय होता है 632 एडी में। प्रॉफेट मोहम्मद वाज द लास्ट मैसेंजर। वो आए, उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, अपना बताया, और उसके बाद वो पूरा कुरान में लिखा गया। और अब अरब वर्ल्ड जो है वो, इन पे मैंने बहुत सारे वैसे लेक्चर लिए, यूट्यूब पे फ्री हैं। और अरब वर्ल्ड का उदय होगा मक्का मदीना, है ना, कुरैश ट्राइब से, मतलब इस ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये ट्राइब जो थी, जब तक मोहम्मद के वो थे अंकल, तब तक तो सब बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि भाई मोहम्मद शुरू से ही थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के थे, अब वो क्या करते थे, वो अलग तरीके से कि नहीं भाई ये जो ट्राइबल ये जो इन्फ्लुएंस है ये गलत है, और बहुत सारी चीजें बताते थे। ट्राइब्स का दिमाग खराब था। तो जो अंकल थे अबू तालिब, अब ये क्या थे, वो काफी उनका वो था, दबदबा था इस ट्राइब पे, चीफ थे। लेकिन जैसे ही ये मरे, जैसे ही इनका देहांत हुआ, तुरंत मोहम्मद को बाहर निकाल दिया कि निकलो यहां से। तो भागे फिर वो। उसके बाद फिर वो गए मदीना, वहां पे फिर फॉलोअर्स को कलेक्ट किया, फिर वापस आए वो मक्का, और यहां पे फिर इस्लाम धर्म की स्थापना की, हिजरत जिसको बोला जाता है, ठीक है, माइग्रेशन, लड़ाई करके यहां पे फिर स्थापना की इस्लाम की। 632 एडी में इस्लाम की स्थापना हुई। ये एक बड़ा चेंजिंग मोमेंट था। यहां पे जो अरब ट्राइब्स थी, जितने लोग लड़ रहे थे, अरब भी ट्राइब्स में ही था ना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड था, और जो इनको यूनाइट करेगा वो राजा होगा। तो अदर ट्राइब्स अब यूनाइट होंगी और एक बहुत पावरफुल एम्पायर बना। सबसे पहले प्रॉफेट मोहम्मद, उनका देहांत हुआ। उसके बाद 4 कैलिफेट्स आई, और इन कैलिफेट्स, इन खलीफाओं ने, क्योंकि वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि मारकाट होती थी, युद्ध होते ही थे, पहले अफ्रीका को जीतना शुरू किया और फिर भारत भी आया, मतलब एक्सपेंशन शुरू हुआ। अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ये सब के सब यहां तक चले गए। सिविल वॉर्स भी हुए, 4 कैलिफेट्स में। जब यहाँ ने सिविल वॉर्स भी हुए, दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हुई। ऐसा नहीं, आप ये देख सकते हैं 622 से लेकर 750 और बहुत तेजी से फैला। ये 100 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से इस्लाम जो है वो हर जगह फैल गया। शुरुआत में तो उनके खुद के कल्चर्स थे, अफ्रीका में, इजिप्ट में खुद का कल्चर, लेकिन जैसे ही अरब फैला, स्लेवरी भी एक तरीके से, स्लेव ट्रेड भी अरब से ही शुरू हुआ, इस्लाम के बाद ही शुरू हुआ। अफ्रीका को ऊपर से नीचे तक स्लेव बना दिया गया था। ये देखिए आप, ये अब्बासिद, डायरेक्ट रूल ऑफ अब्बासिद, देखिए इन्होंने तो रूल करना, मतलब इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया, ठीक है। देखो 4 कैलिफेट्स आई थी। सबसे पहले आपको पता ही है, पहले, अरे यार ये तो वो हो गया, हाइलाइटर हो गया, 1 मिनट। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जैसे ही प्रॉफिट का देहांत हुआ, हम ये देखते हैं कि एक तो सक्सेशन कि इनकी गद्दी पे कौन बैठेगा, वो शिया सुन्नी का विवाद, ब्लड लाइन शिया, मैं बहुत ही एकदम बेसिक बता रहा हूं, अभी इस पे हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो वो तो दिक्कत थी ही। उसके बाद सबसे पहली कैलिफेट आई राशिदून कैलिफेट।
जिसको 4 गाइडेड वंस भी बोला जाता है। राशिदून कैलिफेट जो है वो 632 से लेकर 661 तक रही। ध्यान दीजिएगा, इन चारों कैलिफेट्स पे मैंने एक बहुत शानदार बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आप जरूर देखिएगा। देन आई आपकी सेकेंड उमैयद कैलिफेट, ये 661 से 750 750 तक। अब ये उमैयद कैलिफेट्स ने अपना पूरा का पूरा एक्सपेंशन जो है वो शुरू किया। देन अब्बासिद कैलिफेट्स ने भी यही चीज, अब्बासिद कैलिफेट बहुत बड़ी थी, 750 से लेकर 1517 तक ये चीज है। देन उसके बाद ऑटोमन कैलिफेट्स 1517 में, फिर ऑटोमन्स ने अपनी जो मतलब जो अथॉरिटी है वो यहां पे स्टैब्लिश की। तो राशिदून कैलिफेट जो है उन्होंने तुरंत मोहम्मद को, जैसे ही 632 एडी में मोहम्मद की डेथ हुई, वैसे तुरंत राशिदून कैलिफेट ने इनको सक्सीड किया। शुरुआत के 4 राशिदून कैलिफेट्स जो खलीफा थे, खलीफा जो थे वो देखिए प्रॉफिट तो एक ही है, उसके बाद जो धर्म गुरु, जो लीडर पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको खलीफा बोला जाने लगा। और ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी कंसल्टेशन होता है, पूरी की पूरी बैठक बैठती थी, जैसे शुरा जिसको बोला जाता था। तभी आप देखेंगे कि ईरान, इराक, कहीं पे भी मजलिस ए शुरा। तो शुरा बेसिकली एक ये कम्युनिटी कंसल्टेशन होता था कि साथ में बैठेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि अगला लीडर कौन होगा। ठीक है, अभी जो चौथा शुरुआत में राशिदून में जो चौथा खलीफा थे अली, अली को ही, अली जो है थे वो भांजे थे मोहम्मद के, इन्हीं को ही बनाया जाना था, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा हुई। फर्स्ट राइटफुल जो शिया मुस्लिम थे वो बता रहे थे कि भाई जो फर्स्ट राइटफुल खलीफा हैं वो है अली। तो अली 656 से 661 तक चौथे थे जिन्होंने रूल किया। इसी दौरान सिविल वॉर होता है दोनों के सपोर्टर्स के बीच में, अली को जो सपोर्ट कर रहे थे और अली को जो अपोज कर रहे थे, ये चीज है भाई। सपोर्टर जो अली के, यहां पे जो सिविल वॉर हुआ बिटवीन दी सपोर्टर्स ऑफ अली एंड सपोर्टर्स ऑफ असैसिनेटेड प्रीवियस खलीफ उस्मान, इसी की वजह से मतलब उमैयद कैलिफेट आई 661 में। ठीक है, फिर अब्बासीद रेवोल्यूशन आया 746 से 750 के बीच में, अब्बासीद कैलिफेट आई। और उसके बाद 150 सालों तक मतलब ये अब्बासीद कैलिफेट जो है ये सबसे पावरफुल और फ्लरिशिंग एम्पायर रहा। और जैसा कि मैंने बताया, जब तक ऑटोमन नहीं आया तब तक ये रहे। और इन्होंने पूरे नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, ये सब के सब इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। ये चीज है। अब होता क्या था कि अब जो लैंड रूट्स है वो इनके पास आ गया। जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, भारत भी इसी ट्रेड रूट का इस्तेमाल करता था। तो ये जो सेफ्टी है ये अब अब्बासीद जो है वो प्रोवाइड करवाते थे। अरब्स जो थे, अरब से भी बहुत मतलब यहां से काफी अच्छा खासा बिजनेस होता था। मर्चेंट्स, अरब हमेशा से वेल्दी मर्चेंट्स रहे हैं। तो पैसा आता था, पैसा आया तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, सब कुछ धीमे धीमे आगे बढ़ा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, कल्चरल एनवायरमेंट है अरब्स का, बहुत ही जबरदस्त रहा, शानदार रहा। अल मामून हारून अल राशिद, ये आपने सुना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट खलीफा थे। ये चीज है। साइंस एंड लर्निंग में भी अरब्स का बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। वो भारत से सीख के आए, भारत से सीख के गए, मतलब भारत से सीखा, भारत से सीख के गए वो, और उसके बाद यूरोप ने इनके आइडियाज को लिया। ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो यहां पे सीख के आए और उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट किया, मतलब अपने रीजन में इंप्लीमेंट किया। ये चीज है। शुरुआत में अरब जो साइंटिफिक नॉलेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कमाल की थी। नॉन मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन, ज्यूज को भी ये एम्प्लॉय करते थे। ज्यूज की कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई यहां पे, नॉन अरब्स को भी ये डिप्लॉय करते थे। भाई देखो, मेन इनका यही था कि इस्लाम को आगे बढ़ाना है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे बढ़ाना है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बुद्धिस्ट, ज्यूज, नॉन अरब्स एडमिनिस्ट्रेशन में थे। हालांकि थे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, लेकिन यस, अगर आप सीखना चाहते हो तो हर किसी का वेलकम है। इस्लाम को लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते। यह हमेशा रहता है कि यू कैन नॉट चैलेंज द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम में बोल दिया वो तो आपको मानना है, लेकिन हां,
आप यहां पे आओ, आप एडमिनिस्ट्रेट करो, आप पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो आ जाओ। अल ममून ने हाउस ऑफ विजडम, बैतुल खिदमत बगदाद में स्टैब्लिश किया। अब आप देखिए, पहले अरब्स ने एक्सपैंड किया, वो आए, एक्सपैंड किया, अब लर्निंग डेवलप हुई धीमे धीमे। ग्रीक, बाइजेंटीन, इजिप्ट, ईरान, इंडिया, इन सारी सिविलाइजेशन से इन्होंने सीखा, इसको ट्रांसलेट किया कि यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। और जो ये खलीफा एग्जांपल सेट करते थे, भाई लीडर को ही बाकी लोग फॉलो करेंगे, वो इंडिविजुअल नॉवेल्स भी फॉलो करते थे। तो जितने भी साइंटिफिक, इसी के कहते हैं ना भाई, अरब का जो साइंटिफिक साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है, एल्केमी, अल लगा रहता है ना, अल मतलब द अरबिक वर्ड है, एल्केमी, अलजेब्रा, एल्गोरिथम। तो भाई अरब्स का साइंस में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हिस्ट्री है ये। भारत और ग्रीस, देखिए भारत और ग्रीस में तो तगड़े रिलेशन थे ही। इंडिया और ग्रीक गॉड्स अगर आप देखेंगे, इंडियन गॉड्स एंड ग्रीक गॉड्स, आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी। तो ग्रीक साइंस ने काफी ज्यादा अरब्स को इन्फ्लुएंस किया। यूरोपियन स्कॉलर्स आते थे, बहुत लोग आते थे, अरब में आते थे, ट्रेड होता ही था, नॉलेज का भी आदान प्रदान होता था। चाइनीज साइंस ने भी यहां पे अरब वर्ल्ड को इंपैक्ट किया। बहुत सारी चाइनीज इन्वेंशन, चाइना में पेपर इन्वेंट हुआ, कंपास इन्वेंट हुआ, प्रिंटिंग, गन पाउडर, ये सब ये भी अरब्स को मालूम चला। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट सब चाइना में हुआ, चाइना कभी इसका यूज नहीं कर पाया। यूज किया अरब्स ने, यूरोपियंस ने। तो चाइना से यूरोप गया और उसके बाद मतलब देखिए यहां पे एक साइकिल थी। अरब जो थे, क्या था कि अरब सीखे, भारत से सीखा, चाइना से सीखा, ग्रीस से सीखा, और अरब से सीखा यूरोपियंस ने। ठीक है, मार्को पोलो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रैवलर, चाइना गए, देखिए भाई क्या हिसाब किताब रहता है। तो मार्को पोलो इसीलिए गए थे ताकि अरब्स का डोमिनेंस खत्म किया जा सके और यूरोप का डोमिनेंस वापस स्थापित किया जा सके। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। ये ट्रैवलर्स की जो टेस्टिमोनी है ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो लिखा है कमाल का लिखा है। हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, वी हैव लिमिटेड नॉलेज। भारत का इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशन अरब के साथ कैसे थे उसकी भी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन यस भारत का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हमको साफ साफ देखने को मिलता है। डेसिमल सिस्टम जो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया भारत ने, वो अरब गया, मैंने बताया ना, अरब आए यहां पे सीखे और उसके बाद वो अपने देश में ले गए। अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी, 9th सेंचुरी में अल ख्वारिज्मी ने इनको पॉपुलराइज किया और यूरोप में फिर 12th सेंचुरी में आया ये। अरब न्यूमरल्स इसको बोला जाता था। एक्चुअली वो भारत से ही लेके गए थे। बहुत सारे इंडियन वर्क्स, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथ्स हो गया, वो अरब में ट्रांसलेट किए गए। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत जो है उसको ट्रांसलेट किया गया, गजब का वर्क है आर्यभट्ट का। चरक सुश्रुत के वर्क्स जो मेडिसिन और बाकी, उसको अरब में ट्रांसलेट किया गया। इंडियन ट्रेडर्स, देखिए ट्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिजनेस पर्पस से आप जाओगे तो अपनी नॉलेज भी लेके जाओगे, यार वहां बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, ये किताब बहुत बढ़िया पढ़ो, ये चीज है। बहुत सारे हमको इंडियन फिजिशियंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन भी खलीफा के कोर्ट में देखने को मिलते हैं बगदाद में। संस्कृत लिटरेरी वर्क जैसे पंचतंत्र हो गया, उसको भी ट्रांसलेट किया गया अरब में। तो बहुत सारी चीजें हुई। 10th सेंचुरी की शुरुआत में अरब उस स्टेज पे आ गए थे कि अब सिर्फ लड़ाई लड़ाई नहीं, साइंस में भी इनका बहुत बड़ा नाम होने लगा कि भाई विज्ञान में भी अरब वर्ल्ड बहुत आगे है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में इनका नाम बहुत ऊपर अब वही है। दे वर द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। और जिस रीजन की, जिस देश की साइंस डेवलप होगी वो देश अपने आप डेवलप करेगा। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यही तो चीज है, यही 4 चीजें आपको डेवलप करेंगी, पूरे देश को बदल देती है। और यही अरब वर्ल्ड में अब डेवलप होने लगी। बेस्ट लाइब्रेरीज हमको देखने को मिलती हैं, यहां पे साइंटिफिक लेबोरेटरीज हमको देखने को मिलती हैं, ये चीज है। एक और चीज बता दूं कि अरब वर्ल्ड में इतना चीज नहीं, वही है ना कि जैसे भारत के लोग भारत में नहीं बाहर जाके कंट्रीब्यूट करते, वैसे यहां पे हो रहा था। अरब, खुरासान, इजिप्ट, स्पेन, बाहर, यहां के बाहर रिसर्च हो रही थी, इंप्लीमेंट अरब में किया जा रहा था।
ये दिक्कत है। और अरब साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल, क्योंकि यही साइंस को बाद में यूरोप ने लिया। इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ने लगा, पर्सनल फ्रीडम भी यहां पे थी, साइंटिस्ट जो है वो बिना रुकावट के यहां पे काम कर सकते थे। जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, उनको अरब जो है काफी वेलकम भी करता था, और इसीलिए अरब की साइंस एंड सिविलाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई। यूरोप में ये अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्रिश्चियन चर्च की वजह से। मैंने बताया ना कि क्रिश्चियन चर्च भाई धर्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते, मार देते थे आपको। इंग्लैंड में फिर जाके फ्रेंच, स्पेन तो ये तो प्रोटेस्टेंट थे, इंग्लैंड एक कैथोलिक्स थे, इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट नेशन बना। तो जितने भी फिलोसफर्स या साइंटिस्ट होते वो इंग्लैंड में ही पना लेते थे कि भैया यहाँ पे हमको मारा नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारी व्यूज की काफी ज्यादा इज्जत है। अब भारत की भी जो सिचुएशन है दैट वाज आल्सो वेरी सिमिलर, ये चीज है। लेकिन भारत का जो ग्रोथ है, देखिए भारत से ही सब सीख के गए, लेकिन भारत की जो ग्रोथ ऑफ साइंस है वो इस पीरियड में स्लो डाउन होने लगी। 14th सेंचुरी के बाद अरब साइंस भी डिक्लाइन होने लगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, ऑर्थोडॉक्सी और होने लगी, ऑटोमन का उदय, इसकी वजह से इनकी साइंसेस भी अब नीचे गई। अब अफ्रीका की बात करते हैं। देखिए अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइब्स है, अफ्रीका डिवाइडेड, आपको पता ही है, बहुत सारे देश हैं। तो अरब ने अफ्रीका को अपने पास लाया, ऊपर से लेकर नीचे तक अरब का पूरा इंफ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तभी अफ्रीका में आपको ज्यादातर देश मुस्लिम्स मिलेंगे, क्योंकि अरब की वजह से इस्लाम वहां पे गया, और ये ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं। ये कोस्ट ऑफ अफ्रीका में ये जो ट्रेडर्स है वो जाते थे, और यहां पे मालिंदी, जांजिबार, ये सब इंपॉर्टेंट वो थे, पोर्ट्स थे, जिसकी वजह से ट्रेड में भी बड़ी मदद मिलती थी। तो लार्ज स्केल, अब देखिए स्लेवरी देखिए अरब्स ने शुरू की, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में यहां से स्लेव्स लाए जाते थे, बाद में स्लेव ट्रेड बन गया। अरब ने जो यूरोप को दिया, यूरोप ने उसको हाथों हाथ ले लिया, और अफ्रीका में गोल्ड, आइवोरी, डायमंड, ये सब बहुत बढ़िया मिलता था। ये आप देख सकते हैं उस समय अफ्रीका में क्या हाल थे, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, है ना। नॉर्थ अफ्रीका में तो कैलिफेट्स थी ही। इथियोपियन जो है वो इंडियन के साथ ट्रेड करते थे। बहुत सारे इथियोपियंस को हबशीस बोला जाता था। दे वर बेसिकली क्रिश्चियंस, दे वर क्लोजली अलाइड टू बाइजेंटीन एम्पायर। अब जैसे जैसे, क्योंकि भाई देखो बाइजेंटीन एम्पायर जब तक रहा तब तक इथियोपिया को प्रोटेक्शन मिली, लेकिन जैसे ट्रेड पोजीशन इथियोपिया की वीक होने लगी, वैसे वैसे भारत के साथ भी रिश्ते इनके वीक होने लगे। क्यों? क्योंकि बाइजेंटीन एम्पायर जो है, राइज ऑफ ऑटोमन्स के, जैसे जब ऑटोमन्स का उदय हुआ तब बाइजेंटीन एम्पायर खत्म ही हो गया, डिक्लाइन ही हो गया, जिसकी वजह से इथियोपिया भी डिक्लाइन हुआ। अब ये देख लीजिए आप ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, भाई चाइना की सोसाइटी कल्चर जो है 8th और 9th सेंचुरी में इनका भी क्लाइमैक्स है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में बहुत सारी डायनेस्टी आई हैं, और चाइना में भी जैसे चाइना और भारत में काफी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, उनका कल्चर, उनके रूल। चाइना में दिक्कत ये है कि ये लोग आपस में लड़ते मरते नहीं हैं। चाइना की जितनी भी डायनेस्टीज हैं, कितने समय तक तो वॉरिंग पीरियड चला, उसके बाद फिर चाइना फिर से छोटे छोटे, जब भी आप यूनाइट नहीं होंगे ना तो बाहर के आक्रमण का खतरा है, ये चीज है। तो ये जो टांग रूलर्स थे, इन्होंने अपनी लॉर्डशिप जो है, शिंकियांग सेंट्रल एशिया हो गया, काशगर हो गया, यहां सब इन्होंने अपनी जो लॉर्डशिप है वो एक्सटेंड की। सिल्क रोड डेवलप हुई, बहुत ही शानदार, जो एशिया को यूरोप से जोड़ती थी। सिल्क रोड, कुषाण, जो भारत में कुषाण है, उन्होंने भी इसको मेंटेन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था सिल्क रोड। ये आप देख सकते हैं, ये तो खैर आज का चाइना है, आसियान मेंबर्स की ये तो वो है। जो जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स थे, दे वर वेलकम इन चाइना। अरब्स, पर्शियंस, इंडियंस, ये सब साउथ चाइना आते थे। फिर टैंग एम्पायर भी डिक्लाइन हुआ 9th सेंचुरी के मिडिल में, और एक और डायनेस्टी है शंग डायनेस्टी, जिसने 100 साल तक लगभग चाइना में रूल किया। देन मंगोल्स आ गए 13th सेंचुरी में। मंगोल्स ने तो चाइना को तहस नहस कर दिया। तो चाइना में भयानक जो बड़े बड़े शहर थे, नॉर्दर्न चाइना को तो पूरा उड़ा दिया था मंगोल्स, लेकिन नॉर्थ और साउथ चाइना को यूनिफाई कर दिया। चाइना अभी तक डिवाइडेड था, पहली बार
चाइना यूनाइट हुआ मंगोल्स के ऋण में। साउथ ईस्ट एशिया में 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का उदय होता है, एक तो शैलेंद्र और एक काम्बोज एम्पायर 7वीं सेंचुरी के आसपास, और ये 10th सेंचुरी तक दे फ्लरिश्ड। इसमें सुमात्रा, जावा, देखिए ये वाला जो पेनिनसुला था, मलाया पेनिनसुला, मॉडर्न थाईलैंड जिसको बोला जाता है, यहां पे भारत के बहुत ही गजब के रिलेशंस थे। चोल एम्पायर ने तो इस पूरे के पूरे रीजन को ही अपने कब्जे में ले लिया था, है कि नहीं। बुद्धिज्म यहां पे फैला, संस्कृत यहां पे फैला, महाभारत और रामायण यहां पे फैली। भाई आज भी इंडोनेशिया में आपको रामायण सुनाई देगी, वो पढ़ाई जाती है। ये चीज काम्बोज एम्पायर जो है वो कंबोडिया, अन्नाम, ये सब, यहां पे भी हिंदू किंगडम था। आपको बता दूं हिंदू किंगडम ही था यहां पे। साउथ ईस्ट एशिया में भी हिंदुइज्म हमको देखने को मिलता है। काम्बोज एम्पायर जो है वो 15th सेंचुरी तक फ्लरिश हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी, और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अंकोर थाम या अंकोर वाट जिसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है ना अंकोर वाट, कंबोडिया में है, बुद्धिस्ट टेंपल। बुद्ध के अलावा आपको यहां पे खूबसूरत कार्विंग्स देखने को मिलेंगी, हिंदू देवी देवताएं यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, अप्सराएं देखने को मिलेगी, रामायण और महाभारत के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है। 1780 में इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये चीज है। 10th to 12th सेंचुरी में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो बहुत सारी टेंपल एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, और भारत में भी बहुत सारी टेंपल एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो साउथ चाइना गए, ब्राह्मण जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में सेटल हुए, साउथ चाइना में सेटल हुए। बुद्धिज्म भी चाइना से कोरिया गया, मतलब धर्म फैला एक तरीके से, ठीक है। यहां पे भी हमको भारत का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। भारत में बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, ये चीज है। तो आप देखिए भारत में जो चीज हो रही है उसका उल्टा बाहर हो रहा है। भारत के बहुत ही गजब के कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे, वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया से भी, चाइना से भी, मडागास्कर से भी। भारत के तो हमेशा से कल्चरल कॉन्टैक्ट्स रहे ही हैं। तो आज बोलते नहीं कि हमारे फॉरेन रिलेशन जो हैं वो इन्हीं कल्चरल कॉन्टैक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो किंगडम्स हैं वो ब्रिज थे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी भारत और चाइना के बीच में, ये चीज है। अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे साउथ इंडिया में सेटल हुए, क्योंकि उनको साउथ ईस्ट एशिया जाना होता था तो साउथ इंडिया में सेटल होते थे। बहुत सारे अरब संतुक को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है। अरब्स भी यहां पे रहते थे, बाकी हिंदू सब हर कोई यहां पे हमको देखने को मिलते थे, लेकिन भारत में तो कन्वर्जन नहीं हुआ। साउथ इंडिया में कन्वर्जन देखने को हमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इंडोनेशिया और मलाया में बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ। वहां पे देखते हैं कि लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, ये चीज है। हालांकि बुद्धिज्म जो है इट केप्ट ऑन फ्लरिशिंग। अब प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की बात करता है। व्हेन डिड अरब ज्योग्राफर अल अदरीसी मेक द मैप ऑफ द वर्ल्ड? सीधा सीधा सवाल है। 1274 कॉमन एरा। हु इज अ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज मेडिवियल पर्शियन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन? इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन मीनिंग्स? ना। इन स्क्रिप्ट? नहीं। इन ग्रामर एंड वोकैबुलरी? याद रखिएगा कि जो भी अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो हमेशा लैंग्वेज में ही डिफरेंस होता है। सो एक्चुअली ग्रामर एंड वोकैब इज द करेक्ट आंसर। The 13th century by Minhaj Siraj. A chronicle wrote in. The correct answer is Persian. C. पर्शिया में मिनाज सिराज ने क्रॉनिकल लिखी थी। What was in मिनाज सिराज की जो उन्होंने किताब लिखी थी, तबाकत नसीरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अरे यार, What was हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू मिनाज सिराज? तो ये तो चलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, हिमालय टू द नीलगिरीज, ये भी बिल्कुल गलत है। कोस्टल बेल्ट लाइन ऑफ इंडिया ना, एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा, लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ये मिनाज सिराज बताते हैं। ये तो चलिए आपको बताइए कि एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, दीज लैंड केम अंडर टर्क्स। ए इज द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, दिल्ली सुल्तान। अच्छा हाँ ठीक है, बी दिल्ली सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। Which emperor used the term Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent? अब एक बहुत ही शानदार सीरीज आई थी, आपने देखी कि नहीं? वो बाबर पे थी। सो द करेक्ट आंसर इज बाबर। बाबर
ने बाबरनामा लिखी थी ना, 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान नहीं हिंद, यस बी हिंद इज द करेक्ट आंसर. द medieval period, a foreigner was someone from another country, anybody who was not a Hindustani, any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of the society on culture. C is the correct answer. ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा. अब अगले चैप्टर में हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे. नॉर्थ इंडिया और बाकी 3 एम्पायर्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इन सबको देखेंगे. थैंक यू सो मच.